फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाजवाड़ा डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे रेडिएशंस की। हीट ट्रांसफर या फिर रेडिएशन में से ये क्वेश्चन श्योर ही एयरफोर्स, नेवी या एनडी के अंदर आता है। तो सेकंड पार्ट अपन जो रेडिएशन का है उसकी बात करेंगे। आज रेडिएशन मैंने आपको बताया था 3 मेथड होते हैं हीट ट्रांसफर के, जिसके अंदर जो थर्ड है उसके बाद उसको क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। यानी ये मेथड है हीट ट्रांसफर का, जिसके अंदर जो रेडिएशन होती है वो किसकी फॉर्म में, ईएम वेव्स की फॉर्म में क्या करती है, हीट का ट्रांसफर होगा। इसीलिए तो ये वैक्यूम में से क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है, यानी इनको मीडियम की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो क्या कहेंगे इसके अंदर, सीधा सीधा अगर मैं पॉइंट लिखना चाहूँ तो क्या कहूँगा, ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस in form of EM waves। EM waves की फॉर्म में हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब ये जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, ये कैरी की जाती हैं किसके द्वारा, इंफ्रारेड के द्वारा कैरीज की जाती हैं, इंफ्रारेड वेव्स के द्वारा कैरी की जाती हैं। और जिनकी जो वेवलेंथ है वो 750 नैनोमीटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सेकेंड पॉइंट अपन इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, दीज आर कैरीड बाय इंफ्रारेड waves having frequency more than 750 नैनोमीटर। ठीक है, तो रेडिएशन के अंदर अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, एमिशन और ट्रांसमिशन। ठीक है, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन के अंदर अपने को पढ़ना है सिंपली एक फॉर्मूला पढ़ना है, एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर का मीन्स क्या है कि किसी भी सरफेस के द्वारा, ठीक है, कितना एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है। एनर्जी किस फॉर्म में है, रेडिएशन की फॉर्म में, कितना एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्टिव पावर कहेंगे। तो एब्जॉर्प्टिव पावर सिंपली क्या है, रेशियो होता है जो भी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर, इंसिडेंट एनर्जी, और जो एब्जॉर्ब की जा रही है यानी एब्जॉर्ब एनर्जी। तो एब्जॉर्ब एनर्जी और इंसिडेंट एनर्जी का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, आपका एब्जॉर्प्टिव पावर। अगर मैं एब्जॉर्प्टिव पावर को ए से डिनोट करता हूँ तो एब्जॉर्ब एनर्जी को क्या लिखूंगा, क्यू लिख देता हूँ, और इंसिडेंट एनर्जी को क्यू आई लिख देता हूँ। तो ये सिंपली किसका फॉर्मूला आ गया, आपका एब्जॉर्प्टिव पावर का। अगर आपसे इसकी यूनिट पूछी जाए तो कोई भी यूनिट नहीं होगी, ठीक है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। एब्जॉर्प्टिव पावर का अगर पूछा जाए तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब सेकंड बात करेंगे अपन एमिशन की। एब्जॉर्प्शन की बात हो गई, सेकंड बात करते हैं अपन एमिशन की। एमिशन कब होता है, ठीक है, कोई बॉडी रेडिएशन क्या करेंगी, एमिट करेंगी, तो वो क्या कर सकती है, किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो जैसे एमिशन है वो किन की चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिंपली अपन ये कहा जाए फैक्टर्स की बात करेंगे तो जो एमिशन है डिपेंड्स अपॉन, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन डाल दिया और 4 ऑप्शन डाल दिए किस किस के ऊपर डिपेंड होने चाहिए, तो आपको हर एक का पता होना चाहिए। तो एमिशन सबसे पहले डिपेंड करता है जो भी रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ क्या है, यानी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। सेकंड, जिस सरफेस के ऊपर रेडिएशन गिर रही है वो कैसा है, यानी नेचर ऑफ सरफेस। थर्ड बात करेंगे कि जिस सरफेस के ऊपर गिर रही है उसका एरिया कितना है, यानी नेक्स्ट इसके ऊपर डिपेंड करती है, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी। और जो फोर्थ डिपेंड करेगी कि जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना है, यानी टेम्परेचर ऑफ सरफेस। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके अंदर, तो जो सरफेस का टेम्परेचर है, एरिया है और नेचर है उसके ऊपर, और जो गिरने वाली रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी एमिशन। तो इसी तरीके से अपन जैसे एब्जॉर्प्टिव पावर पढ़ा था, एमिसिव पावर भी पढ़ेंगे। तो एमिसिव पावर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। एमिसिव पावर
एमिसिव पावर क्या होता है, किसी भी सरफेस के द्वारा जितनी एनर्जी रेडिएट की जा रही है पर सेकेंड और पर एरिया के द्वारा, वो उसके क्या कहलाते हैं, एमिसिव पावर। यानी एमिसिव पावर को मैं सिंपली कह सकता हूँ कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड एंड पर यूनिट एरिया इज द एमिसिव पावर। तो अगर मैं एमिसिव पावर को स्मॉल ई से डिनोट करना चाहूँ तो एनर्जी रेडिएटेड को मैं मान लीजिए dq से डिनोट कर रहा हूँ, सेकंड को किससे डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पर टाइम है, ठीक है, और एरिया का मीन्स क्या, 1/a। तो इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a dq/dt। ये क्या हो गया आपका एमिसिव पावर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आपसे एमिसिव पावर की एसआई यूनिट भी पूछ सकता है, डायमेंशन फॉर्मूला पूछ सकता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए एरिया का एसआई यूनिट की बात करते हैं। सबसे पहले एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, डीक्यू हीट है, ठीक है, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और डीटी यहाँ पर क्या है, टाइम है। तो टाइम को किससे लिखेंगे, सेकंड, जूल पर सेकंड पावर की यूनिट रहती है, ठीक है, यानी ये वोट है। तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं अपन, वोट लिख सकते हैं, और मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो माइनस का। बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की। डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहे तो जूल का क्या लिखेंगे, m1 L2 T-2, और मीटर स्क्वायर का L की पावर 2 हो जाएगा, और सेकंड का क्या हो जाएगा, T की पावर -1। तो L2 से L2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी m1 L0 और T की पावर -1, इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा अपने। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एमिसिविटी की। एमिसिविटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। यानी किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर, एमिसिविटी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, एमिसिव पावर of a body to the emissive power of a black body। इसको अपन क्या बोलते हैं, रेशियो को एमिसिविटी बोलते हैं। अगर मैं टर्म्स में लिखना चाहूँ दैट इज एमिसिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमिसिव पावर ऑफ बॉडी किससे लिखते हैं अपन, स्मॉल ई से, और जो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है वो लिखा जाता है कैपिटल पी से। इस टर्म को क्या बोलते हैं, एमिसिविटी। ठीक है, अगर ऐसा ही यूनिट पूछी जाए तो क्या बोल देंगे, डायमेंशन लेस होती है। ठीक, ओके। तो एमिसिविटी अगर किसी की जीरो दी हुई है, मान लीजिए आपको से क्वेश्चन पूछा गया और उसके अंदर 4 ऑप्शन डाल दिए गए कि अगर किसी की एमिसिविटी क्या है, जीरो है, तो 4 ऑप्शन दे दी कि क्या है। अगर एमिसिविटी किसी की जीरो है, इसका मतलब वो क्या चीज है, हाईली पॉलिश्ड बॉडी। सेकंड, अगर आपको किसी की एमिसिविटी दे दी जाए 1, इसका मीन्स क्या है, वो ब्लैक बॉडी है। एमिसिविटी 1 किसकी होती है, ब्लैक बॉडी की। आप यहाँ से देख सकते हैं E इज इक्वल टू ई की जगह मैं अगर E लिखना चाहूँ, E/E कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 जो एमिसिविटी होती है वो किसकी होती है, ब्लैक बॉडी की। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे विस्तार से। ठीक है, तो जो भी अपने प्रैक्टिकल बॉडीज होती है नेचर के अंदर, उनकी जो एमिसिविटी होती है वो 0 से और 1 के बीच में क्या करती है, लाई करती है। 0 से तो बड़ी रहती है और 1 से क्या रहती है, छोटी रहती है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, एमिसिविटी की। तो अपने एब्जॉर्प्टेंस पढ़ा था, तो अब क्या पढ़ेंगे अपन, ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस पढ़ेंगे। तो सेकंड अपन अगर बात करने चाहें तो किसकी बात करेंगे, ट्रांसमिटेंस की। ट्रांसमिटेंस को अपन किसे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज जो ट्रांसमिटेंस होता है टी, उसको अपन क्या कहेंगे, जितने भी जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक है, उसमें से कितना ट्रांसमिट किया जा रहा है एनर्जी को, वो उसका क्या कहलाएगा, ट्रांसमिटेंस कहलाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज इसी तरीके से अपन किसकी बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिविटी के अंदर अपन स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। रिफ्लेक्टिविटी क्या है, जो भी इंसिडेंट हो रही है एनर्जी और उसमें से कितना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है रेडिएशन को, वो क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टिविटी। ठीक है,
और पहले एब्जॉर्प्शन अपन ने पढ़ लिया था, A इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू आई। अब आगे बात ये है कि इन तीनों का जो सम होता है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटेंस, तीनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी आपसे 4 ऑप्शन बना कर दे देगा और उसके अंदर कह देगा A प्लस आर प्लस टी किसके इक्वल होगा, तो इनका जो सम होता है वो किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल रहता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि A 0 है और R 0 है, इसका मतलब T किसके इक्वल होगा भाई, 1। तो ये क्या होगा, टोटली ट्रांसमिटिंग हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड अगर आपसे कह दिया जाए कि A इज इक्वल टू 0 और T इज इक्वल टू 0 है, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। यानी वो जो बॉडी है वो टोटली क्या है, रिफ्लेक्टिव बॉडी है। ठीक है, अगर थर्ड आपसे कह दिया जाए कि अगर R इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू क्या है, 0, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब वो जो बॉडी है वो बेस्ट ऑब्जर्वर यानी ब्लैक बॉडी है। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी होगी, आपकी ब्लैक बॉडी की। ब्लैक बॉडी का अपन एग्जांपल दे सकते हैं। ब्लैक बॉडी जो होती है वो सन रहती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या देते हैं, सन। ठीक है, सन क्या है, ब्लैक बॉडी है। यानी ब्लैक बॉडी को अगर आप हीट करते हैं सुटेबल टेम्परेचर के ऊपर, तो वो सब प्रकार की हर वेवलेंथ के रेडिएशन को क्या करता है, एमिट करता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी की। ठीक है, ब्लैक बॉडी के बारे में क्या कहा जाएगा, व्हेन हीटेड to a suitable temperature, it emit all possible wavelength radiations। इस तरीके से एग्जाम्पल में अपन क्या कह सकते हैं, सन क्या है, ब्लैक बॉडी है। ठीक है, और ब्लैक बॉडी की क्या खासियत होती है, अपने को पता है कि जो रेट हीट ट्रांसफर होता है वो फास्टेस्ट रेट से किसके अंदर होता है, ब्लैक बॉडी के अंदर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फास्टेस्ट रेट का जो हीट ट्रांसफर होता है वो किसके अंदर होता है, तो क्या बोलेंगे, उसको ब्लैक बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किरचॉफ लॉ की। किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन क्या कहता है कि अगर इससे आपकी क्या पूछी जाती है, स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर रहेगा ए गुड एब्जॉर्बर, ए गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड एमिटर। पूछ लिया जाएगा स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है, तो किरचॉफ के द्वारा दी गई है। किरचॉफ लॉ यानी जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है, एमिटर होता है। जैसे एग्जांपल अपन किसकी बात कर लेते हैं, सन की बात कर लेते हैं। ठीक है, वो ब्लैक बॉडी है, सारे रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो उतना ही अच्छा क्या है, वो एमिटर है। तो किरचॉफ लॉ बेसिकली अगर मैथमेटिकल पोर्शन में बात करें तो मैथमेटिकली क्या कहता है, क्या कहता है, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी। ठीक, कोई भी बॉडी हो सकती है, यानी क्या कह सकते हैं, फॉर एनी बॉडी, यानी क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। ये किसके इक्वल होगा, एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा। उस कांस्टेंट को अपन लिखते हैं कैपिटल ई से। कैपिटल ई यहाँ पर क्या है, एमिसिव पावर है किसका, ब्लैक बॉडी का, एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। तो ये किरचॉफ का क्या है, आपका सीधा सीधा मैथमेटिकल फॉर्म दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्टीफन्स लॉ की। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है, स्टीफन लॉ ये कहता है कि जो भी रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड है, ठीक है, अगर मैं ई को क्या लिखता हूँ, रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड कहता हूँ, रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, तो जो भी रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की फोर्थ पावर की। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। ये स्टीफन्स लॉ है। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी रहेगी तो कुछ कांस्टेंट आएगा,
तो E इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया, सिग्मा टी की पावर 4 आ गया। तो सिग्मा यहाँ पर क्या है, स्टीफन्स कांस्टेंट है। सिग्मा को अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू रहती है, बहुत ही आसान सी वैल्यू है। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना है, 5 6 7 इंटू 10⁻⁻8 और इसकी यूनिट डब्ल्यू वोट मीटर -2 और केल्विन की पावर -4। इसकी यूनिट भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है, और सिग्मा की वैल्यू याद रखनी है। कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा तो इसके अंदर अपन पुट कर देंगे, जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जो भी रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ कूलिंग यानी रेट ऑफ कूलिंग को अगर मैं R से लिखना चाहूँ तो क्या कहूँगा, dt टेम्परेचर क्या हो रहा है, गिर रहा है, कितने टाइम में, dt टाइम में। ठीक है, मान लीजिए एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर यहाँ पर T है और सराउंडिंग का क्या है, T नोट। तो T इज ग्रेटर देन अगर T नोट है तो बॉडी क्या हो रही है, कूल हो रही है। तो किस रेट से कूल हो रही है, वो क्या हो गई कि dt अपॉन स्मॉल dt। तो जो भी रेट ऑफ कूलिंग है ऐसे कहता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस की। टेम्परेचर डिफरेंस की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कहने का किसका क्या है कि dt अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस टी नोट। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी रहेगी, कुछ कांस्टेंट आएगा तो सिंपली अपन क्या कह देंगे, dt अपॉन स्मॉल dt इज इक्वल टू k इंटू टी माइनस टी नोट। ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का बेसिक क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन अपन को जो न्यूमेरिकल में यूज करना है उसके अंदर जो फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि न्यूमेरिकल के अंदर कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला। dt का मीन्स क्या है, T1 माइनस T2। दो टेम्परेचर देगा आपको, जैसे एक बॉडी है 50 डिग्री सेल्सियस पर है, वो कूल हो रही है 60 डिग्री टेम्परेचर तक हो गई 10 मिनट में, यानी दो टेम्परेचर देगा। तो वो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, और नीचे क्या आएगा, उसका टाइम आएगा, इज इक्वल टू k, सेम एज इट इज रहेगा। इस T की जगह मीन टेम्परेचर ले, एवरेज टेम्परेचर ले दोनों का, और T नोट यहाँ पर क्या है, रूम टेम्परेचर। T1 यहाँ पर क्या है, रूम टेम्परेचर, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, एक फिक्स वैल्यू रहेगी, और T1 और T2 क्या होंगे, चेंज होंगे। तो उसके अंदर आपसे टाइम पूछ सकता है, की वैल्यू पूछ सकता है, एक्सेट्रा। अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा। आज में अपन बात करेंगे विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, जो भी लैम्डा मैक्सिमम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टेम्परेचर के। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाएगा b, और नीचे क्या है, t। यानी कहने का अर्थ इसका क्या है कि लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल टू बी। सिंपली अपने को क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज कर देना है क्वेश्चन के अंदर। और b यहाँ पर क्या है, व्हील्स कांस्टेंट है, व्हील्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी बचाओगे, लगभग 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, रेडिएशन की थ्योरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अपन इसके ऊपर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए न्यूमेरिकल्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, टू स्टार ए एंड बी रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट ए वेवलेंथ ऑफ 360 नैनोमीटर। यानी यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, λ1 आपको वहाँ पर कितनी दी हुई है, 360 नैनोमीटर। ठीक है, एंड 480 रिस्पेक्टिवली, λ1 और λ2 दी हुई है आपको 480। इन वेवलेंथ के ऊपर जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो आपसे पूछा है रेशियो ऑफ सरफेस टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी, यानी आपसे क्या पूछा है, T1/T2 का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो सिंपली क्या लगा देंगे इसके अंदर, अपन ने पढ़ा था विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ की लैम्डा मैक्सिमम जो होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, ठीक है। इसका मीन्स क्या है कि T1/T2 अगर करेंगे तो λ1 अपन क्या कहेंगे, λ2 कहेंगे। तो λ1 आपको कितनी दे रखी है, 360 दे रखी है, और λ2 आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है, 480 दे रखी है। तो 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48, 3:4, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है। इसके अंदर कह रहा है कि
रूम टेम्परेचर आपको दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि मैंने बताया था आपको जो रूम टेम्परेचर लेना है वो टी नोट से दिखाना है, यानी कितना दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। ए बॉडी कूल्स फ्रॉम फर्स्ट 61 टू 59, यानी फर्स्ट केस में जो बॉडी हो रही है वो 61 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक हो रही है 59 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन हो रही है, ठीक है। और इसके अंदर जो लगने वाला समय है वो कितना लग रहा है 4 मिनट लग रहा है। चलिए अब आगे कह रहा है कि 51 डिग्री से और 49 डिग्री में लगने वाला समय मिनट के अंदर बताओ। यानी सेकंड केस इसी के अंदर आपसे पूछ लिया गया है कि सेकंड केस के अंदर ये कह रहा है कि 51 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस तक लगने वाला आपको समय बताना है, ठीक है। तो आपको लिखा सिंपली क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या कहता है भाई, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई स्मॉल t इज इक्वल टू K इंटू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का T नोट। यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो T1 यहाँ पर क्या है 61, T2 क्या है 59 डिवाइडेड बाई कितना समय दे रखा है 4 मिनट, K इंटू T1 प्लस T2 यानी 61 प्लस 59 डिवाइडेड बाई 2 और T नोट आपको कितना दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। इसको आप क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा इज इक्वल टू ये कितना हो गया 60 और 60 120 बटे 2 हो गया माइनस का 30, यानी ये कितना हो गया 1/2 हो गया इज इक्वल टू K इंटू ये कितना हो गया 60 माइनस 30 हो गया। इसका मीन्स क्या है कि 1/2 इज इक्वल टू ये कितना बचेगा 30 K बचेगा। तो यहाँ से जो K की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 1/60 आ जाएगी। अब सेकंड केस की बात करते हैं, यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो T1 यहाँ पर क्या है 51 है, तो क्या कहेंगे 51 माइनस 41 49 डिवाइडेड बाई T अपने को निकालना है। K की वैल्यू में क्या लिखूंगा 1/60 लिख दूंगा। ओके, T1 प्लस T2 बाई 2 यानी 51 प्लस 49 बाई 2। रूम टेम्परेचर आपको 30 डिग्री सेल्सियस ही लेना है, चेंज नहीं करना है, रूम टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/T इज इक्वल टू 1/60, ये कितना हो गया 100/2 यानी 50 माइनस 30 हो गया, यानी 1/60 इज इक्वल टू 1/60 इंटू क्या हो गया ये 20 0, ये क्या हो गया 3, यानी 2/T इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 6 मिनट आ गए, यानी जो आंसर है वो सी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ऑफ एन ऑब्जेक्ट O1 इज सच दैट द रेडिएंट एनर्जी इज मैक्सिमम एट वेवलेंथ ऑफ 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर के ऊपर जो रेडिएंट एनर्जी है वो क्या है मैक्सिमम हो रही है। और सेकंड दे रखी है किसके ऊपर 600 नैनोमीटर, यानी लैम्डा 1 इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 200 नैनोमीटर और लैम्डा 2 आपको कितना दे रखा है 600 नैनोमीटर। तो रेशियो ऑफ पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया, पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया का मींस कि आपसे एनर्जी का ही रेशियो पूछा है कि E1/E2 का रेशियो क्या होगा। अपन जानते हैं स्टीफन्स लॉ से जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है T की पावर 4 के, लेकिन अपने को यहाँ पर टेम्परेचर तो दिया हुआ नहीं है, वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ किसके अंदर आती है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है भाई लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है, और ऐसे भी कह सकते हैं T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर मैं इस T की जगह इसको पुट करूं तो इन दोनों को कंबाइन करने से मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा एनर्जी डायरेक्ट T की पावर 4 और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी 1/लैम्डा की पावर 4 लिख सकता हूँ। बस अब हो गया, तो दोनों को क्या कर दो रेशियो कर दो E1/E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उल्टा कर दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी लैम्डा 2 ऊपर चली जाएगी 600 डिवाइडेड बाई नीचे कौन आ जाएगा 200 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 4, 0 से 0 0 से 0 ये 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, यानी 3/1 की पावर क्या कर दो 4 कर दो, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई
1 कितना हो जाएगा 9 और 9 81, 81 रेशियो 1। जो अपना आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा।